हाय एवरीवन, वेलकम आवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट टॉप फॉर यू। सो गाइस, आज के लेक्चर में हम क्लास 12 चैप्टर 2 पॉलिटिकल साइंस में सत्ता के समकालीन के अंदर देखेंगे। काफ़ी टाइम बाद हम वापस यूट्यूब पे आए। सो अगर आपने चैप्टर 1 अभी तक रिवाइज नहीं किया तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, क्लास 12 में उसमें आपको मिल जाएगा। देन हम आज स्टार्ट करते हैं सत्ता के समकालीन के अंदर। सबसे पहले हम इसका पृष्ठभूमि देख लेते हैं। सत्ता के नए केंद्रों से तात्पर्य विश्व में ऐसे संगठनों तथा देशों से जिनका प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहले की तुलना में राजनीतिक रूप से बढ़ा है। पहले इतना नहीं था, लेकिन जब विश्व एक ध्रुव होता है, अमेरिका का वर्चस्व बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं ये भी अपने आप को ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं। इसलिए हम सत्ता के नए केंद्र के रूप में इन्हें देखते हैं, विकल्प के रूप में। ये एक ध्रुवीय विश्व में अमेरिका के विकल्प के रूप में उभरे हैं। कहने का मतलब ये कि कहीं ना कहीं अमेरिका के वर्चस्व को राजनीतिक या आर्थिक रूप से सीमित करने का प्रयास करेंगे। इसमें कई महत्वपूर्ण संगठन और देश आते हैं। जैसे अगर हम संगठन की बात करें गाइस, तो इसके अंदर आता है यूरोपीय संघ और आसियान। और देश में हम देखेंगे तो भारत हो गया, चीन हो गया, जापान हो गया, दक्षिण कोरिया। ये कहीं ना कहीं ऐसे देश और संगठन है जो अमेरिका के वर्चस्व को सीमित करने का प्रयास करेंगे। इसमें हमारा पहला अगर संगठन है तो वह है यूरोपीय संघ। इसके हम पृष्ठभूमि देखते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप के देशों की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। आपको पता, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जर्मनी जैसे काफ़ी देशों को नुकसान हुआ था। वो अपनी इकोनॉमी पूरी तरह से खो चुके थे। लेकिन 1942 के बाद जब शीत युद्ध होता है, तो शीत युद्ध के कारण उन्होंने यूरोप में वापस एकता आने लगी उनके देशों के अंदर। और उसके बाद में अमेरिका एक मार्शल योजना नाम से प्रोग्राम लेकर आता है स्कीम, जिसका मेन पर्पज़ यही है कि यूरोप के देशों की अर्थव्यवस्था को फिर से इम्प्रूव करना है। मार्शल योजना के तहत वो एक 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना करता है, जिसका मेन पर्पज़ ये होता है कि पश्चिमी यूरोप की आर्थिक मदद की जाए। और आगे जाके वही 1949 में आर्थिक सहयोग संगठन यूरोपीय परिषद के रूप में तब्दील हो जाती है। अगला गाइस हमारा टॉपिक है यूरोपीय संघ एक संगठन के रूप में क्या भूमिका निभा, क्या क्या उसकी विशेषताएं। तो फरवरी 1992 में मोस्ट्रिट संधि के साथ यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी। यह आपके एमसीक्यू में आ सकता है और फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है। सो आप इसे अच्छे से रिवाइज कर लेना पॉइंट को। प्रारंभ में ये एक आर्थिक संगठन के रूप में कार्य करता, लेकिन बाद में ये राजनीतिक संगठन की तरह कार्य करने लगा था। जैसे कि हमने कहीं यहाँ पे देखा था, 1948 में आर्थिक सहयोग संगठन बना था और 1949 में यूरोप परिषद राजनीतिक सहयोग के रूप में काम करने लगे था। ये एक विशाल राष्ट्र की तरह अस्तित्व में आया, क्योंकि इसका अपना खुद का झंडा है, राष्ट्रीय गान है, स्थापना दिवस है, प्लस इसकी खुद की मुद्रा है जो है यूरो। लेकिन यहाँ पर एक जगह मार खा जाता है, चूक खा जाता है। वो है कि यूरोपीय संघ 2003 में अपना संविधान बनाने का प्रयास किया, लेकिन उसमें असफल रह जाता है। सारे प्रयास कर लिए, लेकिन अंत में जाके अपना संविधान बनाने में ये असफल हो जाता है, जो इसका एक नेगेटिव पॉइंट कह सकते हो आप। यूरोपीय संघ के झंडे में सोने के रंग के 12 सितारों का एक घेरा बना हुआ है, जिसका मेन पर्पज़ या लोगो आप कह सकते हो वहाँ की एकता और मेल मिलाप का प्रतीक है। यह आपके खालिस्तान में आ सकता है, तो आप इसे अच्छे से कर ले फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन में। वर्तमान में यूरोपीय संघ के टोटल सदस्य 27 है। अगला टॉपिक है हमारा यूरोपीय संघ में कमियाँ। यूरोपीय संघ के सदस्य देशों की अपनी अलग विदेश नीति और रक्षा नीति है। ये नीति कई बार एक दूसरे के खिलाफ जाती है। अगर आप उदाहरण देखोगे तो जब इराक पर अमेरिका का हमला होता है, तो ब्रिटेन ने तो उसका साथ दे दिया था, लेकिन जर्मनी और फ्रांस इसके खिलाफ हो गए। तो और ऐसे कई एग्जाम्पल है। जैसे अगला हम पॉइंट देखते हैं इसमें कि डेनमार्क और स्वीडन जैसे कंट्रीज मोस्ट्रिट संधि और यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो को सपोर्ट ही नहीं करते, वो उसका विरोध करते। तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है, कहीं ना कहीं यूरोपीय संघ में कमी में देखा जा सकता है। कैसे अगला पॉइंट हमारा यूरोपीय संघ की स्थापना के समय से अब तक कई सदस्य देश अमेरिका गठबंधन का हिस्सा रहे थे। यूरोपीय संघ की कुछ नीतियों के कारण ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ से जून 2016 में एक जनमत संग्रह के द्वारा अलग होने का निर्णय किया था, जिसे ब्रेग्जिट कहा जाता है। 2016 में इसने डिसीजन किया था और 2000 बाद में 2020 तक ये अलग हो चुका था। तो कहीं ना कहीं ये भी किसका नेगेटिव पॉइंट है। कैसे हमारा अगला टॉपिक है आसियान, जिसका पूरा नाम होता है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। कई जिसकी स्थापना होती है 1967 में 5 देशों द्वारा बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके होती है। अगर आपसे पूछे आसियान के संस्थापक सदस्य कौन है, तो आपको बताना इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, ये इसके सदस्य देश होते हैं, संस्थापक सदस्य देश। आसियान का उद्देश्य क्या है, तो पहला उद्देश्य क्या है जिसमें आसियान का है आर्थिक विकास तेज करना। दूसरा आप कह सकते हो सामाजिक और सांस्कृतिक विकास
करना। और तीसरा है कानून और शासन को सुधारना, जिसका मेन पर्पज़ है कि एक तो अपनी इकोनॉमिक अच्छे से करना, ग्रोथ करना, उसमें डेवलपमेंट करना। और दूसरा इसका मेन है कल्चर वाइज और सोशल वाइज भी हम अपने आप को डेवलप करें। तीसरा पॉइंट इसमें आप कह सकते हो कि हम कानूनी और गवर्नेंस, लॉ एंड गवर्नेंस उसमें भी इम्प्रूव करें। फोर्थ पॉइंट गाइस इसमें आप ये कह सकते हो यूएनओ के कायदों पर आधारित क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व को भी बढ़ावा देना है। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से 1 नंबर का, सो आप इसे अच्छे से कर ले। आसियान शैली क्या है? तो आसियान शैली अनौपचारिक, टकराव रहित, सहयोगात्मक मेल मिलाप का नया उदाहरण पेश करके आसियान में काफ़ी यश कमाई, इसे आसियान शैली कहते हैं। कहने का मतलब है जहाँ पे युद्ध हो वहाँ पे हम उस युद्ध को टाल के बातचीत से, सहयोग, मेल मिलाप से इसको आगे बढ़ाए, यही आसियान शैली है। आसियान के 3 स्तंभ, जिससे आसियान एक मजबूत संगठन के रूप में उभरा है, जो अमेरिका के वर्चस्व को कहीं ना कहीं काउंटर करा। उसमें महत्वपूर्ण पिलर कौन कौन है वो देखेंगे हम। तो इसमें पहला पिलर है इसका स्तंभ आसियान सुरक्षा समुदाय। इसका मेन पर्पज़ यही है कि सदस्य देशों के विवाद को सुलझाना, शांति, सहयोग को बढ़ावा देना, ताकि युद्ध कम से कम हो सके। दूसरा है आसियान में साझा बाजार तथा मुक्त व्यापार बढ़ाना, ताकि आर्थिक विवाद सुलझाया जा सके। अगर हम बिजनेस ओरिएंटेड और फ्री ट्रेड इकोनॉमी इन सबको फोकस करेंगे तो कहीं ना कहीं बाहर की एमएनसीआई अपनी कंट्री में या अपने एशिया महाद्वीप का व्यापार करेगी, तो इसके लिए भी बेस्ट एग्जाम्पल है। आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। आसियान देशों के सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना। अगर एक कंट्री के लोग दूसरी कंट्री में जाएंगे तो कहीं ना कहीं कल्चर एक्टिविटी और ज़्यादा इम्प्रूव होगी, तो इसका तीसरा पिलर का मेन इंपॉर्टेंट पर्पस है। उसके अलावा गाइस अपना अगला टॉपिक है आसियान क्षेत्रीय मंच। इसकी स्थापना होती है गाइस 1994 में, और इसका उद्देश्य एक ही है, उत्तर आसियान सदस्य देशों की सुरक्षा करना, आसियान देशों की विदेश नीति में तालमेल बनाए रखना। सो गाइज ये हमारे चैप्टर का पार्ट 1 है। पार्ट 2 हम बहुत जल्दी लेके आएंगे। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, और आई होप हम काफ़ी लंबे समय के बाद इस चैनल पर वापस आएँ, और मैं कोशिश करूँगा कि हम आगे कंटिन्यू लेक्चर्स इसमें शूट करें। तब तक के लिए बाय, टेक केयर,